नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल ऑनलाइन जानकारी पर, जहां पर मिलने वाली है आपको न्यूज़ के साथ सम इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है जो कि बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब, दिलचस्प और इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको पता है ये NEP आई किसकी वजह से है? मैं इसके पीछे सिर्फ एक ही पार्टी को जिम्मेवार मानता हूँ, अपनी भारत सरकार। और उसके पीछे कौन बैठा है? BJP। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जैसे ही BJP सत्ता में आई तो उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने मैनिफेस्टो में वादे किए थे उन्होंने पूरा करने में पता नहीं जोर लगा दिया उन्होंने। उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ, पहला इन्होंने क्या डीमोनेटाइजेशन लेके आए, जो कि इनकी फ्लॉप होगी बहुत ही बुरी तरह। मैं ये मानता हूँ बहुत ही बुरी तरह फ्लॉप होगी। सेकंड उन्होंने क्या किया, GST लेके आए, वो भी शुरुआत में फ्लॉप ही थी एक तरह से। थर्ड इन्होंने क्या किया, आई थिंक आर्टिकल 370 लेके आए। ठीक है, वो तो मतलब इनका मास्टर स्ट्रोक था। अभी तक तो ज़बरदस्त मुझे लगे, अभी तक तो ये लगी थी NP से पहले। उसके बाद फोर्थ की अगर बात करें तो फोर्थ ये लेके आए थे हमारे पास राम मंदिर का मुद्दा। राम मंदिर भी इन्होंने बहुत दिनों से चल रहा था, वो भी फिनिश करवा दिया, अल्टीमेट। फिफ्थ की बात करें तो अपना CA और NRC लेके आए, वो भी इम्प्लीमेंट हो चुका है। लोग प्रोटेस्ट करते रह गए, दुनिया प्रोटेस्ट करते रह गई, कुछ नहीं कर पाए, ना ही कुछ होगा। ये इम्प्लीमेंट होगी तो हो चुकी है लगभग। ठीक है, और सिक्स्थ की बात करें जो अभी है, जो NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो कि बहुत ही ट्रिमेंडस है। और मुझे तो कहीं कहीं ऐसा भी लगता है कि वो जो स्विस बैंक में पैसा छुपा हुआ ना, वो भी कहीं मतलब जो अपना इनका सेकंड सत्र चल रहा है 2023 से 24 में ये भी ले आएंगे। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो ठीक है, जैसे मरीज जो भी होगा अपने देश का भला होगा। बेशक हमें ना मिले, हमारी सरकार को मिल जाए वो पैसे स्विस बैंक में जो पड़ा है काला धन लोगों का। हमारे सड़कें बनेंगी, पानी मिलेगा, यातायात बनेगा, अच्छा ही होगा। तो ये BJP है जो सबके लिए जिम्मेवार है। और मैं मतलब वैसे तो मैं BJP और कांग्रेस दोनों को सेम मानता हूँ, सेम पार्टी है, लेकिन मैं थोड़ा सा नरेंद्र मोदी का जरूर मैं फ़ैन हूँ, बहुत अच्छा। और जो BJP है, शायद इनका यही मकसद होता है भी जो हमने बोला है ना उसको पूरा करें। बेशक इनके मतलब इरादे अच्छे हैं, लेकिन शायद इम्प्लीमेंटेशन कब तक होगा, कैसे होगा, शायद इसके बारे में काफ़ी सोचना पड़ता है। लेकिन पता नहीं सोचती है नहीं सोचती, लेकिन इम्प्लीमेंट कर देती है। फ्यूचर देखते हैं NEP का फ्यूचर क्या होने वाला है। NEP 2020 में अगर सबसे पहली बात की जाए तो इससे पहले क्या होता था, 10+2 का प्रावधान था। लेकिन अब सरकार ने इसे 5+3+3+4 यानी कि 4 फेज़ में डिवाइड कर दिया है। पहले जो 5 साल हैं वो 3 साल प्री प्राइमरी के एजुकेशन के और 2 साल फर्स्ट और सेकंड क्लास के। उसमें एक अच्छी बात बताऊं दोस्तों, इन्होंने क्या किया, मातृभाषा पर सरकार ने बहुत जोर दिया। यानी कि हर बच्चा अपनी मातृभाषा में इसे पढ़ पाएगा, ताकि ना उसके जो स्किल डेवलपमेंट है उसे टॉपिक अच्छे से समझ पाए। ज़रूरी नहीं है अभी अगर मतलब भी उसको इंग्लिश पे फोर्स किया जाए, इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, या फिर हिंदी में पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई केरल का बच्चा है तो उसे कन्नड़ या तेलुगु में पढ़ाया जाएगा। अगर वो पंजाब का बच्चा है तो उसे पंजाबी रीजनल लैंग्वेज सिखाई जाएगी। तो इससे क्या होता है ना, बच्चे को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। अभी एक्चुअल में मतलब क्या चीज़ है, कैसे है, मैं इसको कैसे अच्छे से समझ सकता हूँ। तो ये मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा काम किया गया है। मतलब कोई फोर्स नहीं है इंग्लिश या हिंदी पर, चीज़ तो अच्छी है। देखते हैं इसका क्या होगा। उसके बाद नेक्स्ट फेज़ की बात करें, +3 की बात है, तो नेक्स्ट फेज़ में 3rd, 4th और 5th इसमें भी इनको मातृभाषा जो इनकी होती है, होम लैंग्वेज, इसी पर ही प्रेफरेंस दी जाएगी। कभी फोर्स नहीं किया जाएगा आप अपनी मतलब इंग्लिश या हिंदी पर जाएं। अपनी जो भी भाषा होगी इनकी मातृभाषा, उस पर ज़्यादा फोकस है। उन्हीं पर स्टडीज़ कंटिन्यू होगी और इसको आगे 8th क्लास तक भी कंटिन्यू किया गया है। तो दोस्तों जो 3rd फेज़ है, यानी जो 3rd फेज़ का जो 3 साल होते हैं, वो हमारे 6th, 7th, 8th की अगर बात करें तो स्टार्टिंग में ही हमारे वोकेशनल पर थोड़ा ध्यान दिया गया है। सरकार ने बोला वोकेशनल पर बहुत जोर दिया, यानी कि वोकेशनल यानी कि स्किल डेवलपमेंट, बच्चों की स्किल है। तो आप कह सकते हो बच्चों को अगर सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट हो तो कोडिंग की तरफ पूरा ध्यान दे, बच्चे कोड कर पाएँ, प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छे से ले पाएँ, अच्छे से समझ पाएँ। अगर मान लो अब क्या होता है, जैसे हम लोग अपने स्कूल में पढ़े हैं, अभी क्या बोलते हैं, जो एरिया ऑफ सर्कल होता है उसको बोलते हैं पाई स्क्वायर है। तो हमें तो पता ही नहीं था, हमने रट्टा मारे थे पाई स्क्वायर। लेकिन अब समझाया जाएगा शायद, मतलब जहाँ तक अगर इम्प्लीमेंट अच्छे से हुआ तो ये समझाया जाएगा πr², इसका मतलब क्या होता है, ये πr² कैसे बना। अगर E = MC² है तो आखिर E क्यों रखा गया और MC² क्यों रखा गया और MC² का क्या मतलब है, तो अच्छे से बताया जाएगा। यानी कि 6 क्लास से प्रॉपर प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी, वोकेशनल पर ध्यान दिया जाएगा। ये सरकार की मुझे मतलब इस पॉलिसी में ये भी बहुत अच्छी बात लगी। तो ध्यान देने वाली बात है कि बच्चा 6 क्लास से ही, आप मान के चलिए भी 6 क्लास से ही इंजीनियर निकल रहे हैं, डॉक्टर निकल रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बिंग, फोटोग्राफ़र,
कुछ भी निकल रहे हैं। ये जो वीडियो देख रहे हैं अगर पेरेंट्स हैं तो उन पर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों पर कभी प्रेशर न डालें, कभी फोर्स न रहे, जो उनका मन हो उसे करने दो, चाहे वो किसी भी फील्ड में जाना चाहें, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब इस NEP के फोर्थ फेज़ यानी कि लास्ट में 4 साल की बात करते हैं। तो 8th 9th 10th और 12th ये 4 साल इस फेज़ के रहेंगे, जिसमें से एक सबसे मतलब इस NEP की अभी तक की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी है मुझे, अल्टीमेट चीज़ है, वो पता क्या है कि पहले क्या होता था, अभी आफ्टर 10th बंदे ने आर्ट्स करनी है या तो कॉमर्स करनी है या अकाउंट्स करना है या मेडिकल लेनी है, नॉन मेडिकल है, दैट्स इट। जो एक बार बच्चा जिस स्ट्रीम में चला गया उसको बदल नहीं सकता, गया उसको, उसकी लाइफ गई। लेकिन इस NEP 2020 में जो लास्ट वाले लास्ट वाले 4 साल है, यानी जो लास्ट फेज़ है, उसमें तो अल्टीमेट चीज़ कर दी है। यानी कि बच्चा आर्ट्स भी ले सकता है, कॉमर्स भी ले सकता है, मेडिकल वाला बच्चा नॉन मेडिकल भी ले सकता है, मेडिकल भी, यानी कि पूरा नहीं, यानी कि वो साइंस भी पढ़ सकता है, आर्ट्स भी पढ़ सकता है। साइंस में पढ़ने वाले बच्चे अगर हिस्ट्री में रुचि है तो हिस्ट्री भी ले सकता है, अगर हिस्ट्री वाले बच्चों को थोड़ी सी फिजिक्स में रुचि है तो फिजिक्स भी ले सकता है। मेडिकल में बच्चा अगर मान लो कुछ मैथ पढ़ना चाहता तो मैथ ही पढ़ा, इट इज़ टोटली डिपेंड्स, ठीक है। तो मान के चलो भी 9th क्लास में डिसाइड कर ले भी मुझे करना क्या है, तो सब्जेक्ट ले सकता है बीच बीच में। तो ये बहुत अच्छी है, किसी को कोई फोर्स नहीं है कि तुम ये करेगा, तू ये करेगा, तू यही करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको जो दिलचस्पी है वो इसमें जोड़ ले। और इससे ये बेनिफिट होता है, पहले क्या होता था भी मान लो मेडिकल और नॉन मेडिकल बच्चों की पूरी वाहवाही होती थी भी ये तो पता ब्रिलियंट है, ये तो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। आर्ट्स वाले की कोई पूछ ही नहीं, वोकेशनल वाले को तो कुछ जानता ही था, मतलब ऐसे देखते थे ये आर्ट्स वाला है क्या करेगा, ये कुछ भी नहीं करेगा। मेरे डैड ना खुद ही ऐसे सोचते हैं, आर्ट्स तो क्या करेगा आर्ट्स में यार, कुछ भी नहीं, वही छोटी मोटी सरकारी नौकरी या बस मजदूरी या कुछ इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर बन पाया, कुछ नहीं कर पाया आर्ट्स वाले में। तो आर्ट्स वाले के मतलब जिसने आर्ट्स ले लिया, वोकेशनल ले ली, उसकी तो कोई इज्जत ही नहीं है। इंजीनियर बेशक उसे पढ़ना कुछ भी ना आता हो, इंजीनियर, डॉक्टर या फिर क्या बोलते जो अकाउंट्स लेता है, पता नहीं कितने पढ़े लिखे हैं, कितना पता नहीं क्या कुछ कर जाएंगे, समझ से बाहर की बात है। तो इस चीज़ को दूर कर दिया गया है सभी। अब एटलीस्ट ये क्या पार्शलिटी तो नहीं होगी, तो ये अल्टीमेट चीज़ है। अब हम बात करते हैं कॉलेजेस की। तो कॉलेज की बात करें तो सबसे बेहतरीन चीज़ में एक और की गई है कि मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्ज़िट का सिस्टम किया गया है। यानी कि अगर आप मान लो पहले साल कॉलेज में जाते हो और पहला साल आपने पूरा किया, उसके बाद मान लो आप फाइनेंशियल कंडीशन आपकी सही नहीं है, आप मजबूर हो, कोई भी ऐसी 19 से 21 बात हो जाए जिसके कारण हम स्टडीज़ कंटिन्यू नहीं कर पाते, तो उस सिस्टम में क्या करना होता है, आप छोड़ दो, 1 साल स्टडीज़ करके छोड़ दो। जैसे 1 साल स्टडीज़ करोगे तो आपको 1 ईयर का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि आपकी स्टडीज़ बेकार नहीं जाएगी। तो उस सर्टिफिकेट के बिहाफ पर आप कहीं जॉब भी ले सकते हो, यानी कि आप दिखा सकते हो कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी को, इवन गवर्नमेंट में अगर कुछ प्रिविलेज हो भी 1 साल सर्टिफिकेट वाले को नौकरी मिल जाए तो वहाँ पर भी दिखा सकते हो भी मैंने 1 साल स्टडीज़ की है और इसके बिहाफ पर मुझे नौकरी मिल जानी चाहिए। उसके बाद अगर मान लो 2 साल कर लेते हो, 2 साल कॉलेज पूरा करते हो, उसके बाद ड्रॉप करते हो किसी कारण से, तो आपको डिप्लोमा दे दिया जाएगा। ये 2 साल का डिप्लोमा कर लिया। अगर आप 3 साल करने के बाद ड्रॉप करते हो तो आपको डिग्री दी जाएगी, ठीक है ना। अगर आप 4 साल पूरा करते हो, यानी कि रिसर्च के साथ, प्रैक्टिकल्स के साथ अगर 4 साल पूरा करते हो ट्रेनिंग के साथ, तो आपको 3 साल की डिग्री प्लस रिसर्च का मतलब सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। तो ये 4 साल पूरे होते हैं। इस चीज़ में मतलब इसमें तो अल्टीमेट चीज़ है कि कभी भी फोर्स नहीं किया, आप चाहे 1 साल बाद ड्रॉप कर दो, 2 साल बाद ड्रॉप कर दो, फिर 3 साल बाद फिर से दोबारा अगर आपका मन कर रहा पढ़ने को पढ़ सकते हो। आपके पहले पैसे नहीं थे, अब पैसे आ गए हैं, तो आप 2-3 साल बाद भी इसके पूरा कर सकते हो, जो कि बहुत ही अल्टीमेट चीज़ है। मुझे तो मज़ा ही आ गया यार, ये चीज़ तो मतलब सरकार ने पता नहीं देर सोची पर बहुत ही सोची। देखते हैं कैसे और कब इम्प्लीमेंट होगा और इसको कैसे मेंटेन करने के लिए एक क्रेडिट सिस्टम बनाया गया। क्रेडिट सिस्टम यानी कि स्कोर सिस्टम। जैसे बैंक में हमारा अकाउंट होता है ना, अभी बैंक में हमारे 10,000 पड़े, 20,000 पड़े, वैसे ही आप जैसे जैसे स्टडीज़ कंप्लीट करते जाओगे आपके अकाउंट में ना क्रेडिट होते जाएंगे भी। इस क्लास के लिए इसको इतने क्रेडिट मिले हैं, यानी इतने स्कोर में दिए हैं। इस क्लास यहाँ इस पर्सन ने इस क्लास तक पूरा कर लिया, इसको इतने स्कोर मिले। इस पर्सन ने इस क्लास तक पूरा कर लिया, यानी कि 5+3+3 पूरा करे, तो उसके क्रेडिट बैंक में ना अपने आप स्कोर गिनते जाएंगे। यानी कि पूरा मतलब कहीं भी जाएगा ना, मतलब इंडिया में कहीं भी स्टडीज़ कंटिन्यू कर सकता है। इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका एक आईडी बन जाएगी पूरा ऑल ओवर इंडिया, इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड वो वैलिड होगी, जो कि बहुत अच्छा है। और लास्ट में अगर मैं इसके बेनिफिट की बात करता हूँ तो सरकार बोल रही है हम GDP का 6% इस पर
मतलब इस्तेमाल करेंगे, यानी कि अभी तक 2 से 3% होता था, अब इसको 6% कर दिया गया। तो दोस्तों ये सब बातें जो मैंने की वो थी प्रोज यानी एडवांटेज। अब मैं इसके डिसएडवांटेज या के कॉन्स की बात करता हूँ। तो इसके कॉन्स में सबसे पहली यानी कि जो डिसएडवांटेज है, जो हमारे दिल्ली के जो डिप्टी सीएम है उन्होंने बहुत अच्छे से इसको डिफ़ाइन किया गया। इसके डिसएडवांटेज में पहली बात करते हैं, वो बोल रहे हैं हाईली रेगुलेटेड और लेस फंडेड। हाईली रेगुलेटेड का मतलब इसमें मतलब बहुत से संस्थान बनाए जाएंगे, नंबर ऑफ़ रेगुलेशन बनाए जाएंगे, बहुत सी अथॉरिटीज़ बनेंगी, मतलब बहुत सारी, मतलब पता नहीं कितनी, हर अथॉरिटीज़ को सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। पता नहीं कितने रेगुलेशन बनाए जाएंगे, तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब इसको बोलते हैं हाईली रेगुलेटेड। और लेस फंडेड की बात करें तो सरकार ने बोल तो दिया है 6%, लेकिन ये बोल तो कब से रही है 6% करेंगे, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं होता। यानी कि हमेशा बोलते हैं 6% करेंगे, अभी बेशक इन्होंने प्रॉपर 6% की बात की है, लेकिन पहले बोलते थे पहले 6% करेंगे, लेकिन किया नहीं अभी तक। यानी कभी 2%, कभी 1.5%, कभी 3%, जैसे इससे ज़्यादा हो ही नहीं पाया। तो अगर इन्होंने 6% जीडीपी का खर्च करना है तो इनके इसके लिए इनको कानून बनाना पड़ेगा। यानी कि प्रॉपर जब तक कानून नहीं बनेगा तो 6% खर्च ही नहीं हो नहीं सकता, क्योंकि सरकार कभी ना कभी बहाना बना देती है, अभी हमारे पास फंड नहीं है, हम मतलब ये इंटरनल डिसीजन होते हैं जो कि आप लोगों को पता नहीं होते, हम लोगों को पता नहीं होते। तो हमेशा 2% या 3% खर्च होता है। जब अगर ये कानून बन गया, यानी 6% का कानून बन गया, अभी 6% ऑफ जीडीपी आपको खर्च करना पड़ेगा, तो दुनिया की इधर से उधर हो जाए, कोई भी नहीं रोक सकता 6% खर्च होने पे, यानी कि इवन ब्रह्मा जी भी नहीं रोक सकते इसको। तो इसके सेकंड कौन की बात करें तो इसमें प्री प्राइमरी एजुकेशन और आंगनवाड़ी की बात करें, यानी जो पहले 3 साल होंगे जो पहले 5 साल होंगे बच्चे के स्टार्टिंग के, उस पहले 5 साल में जो 3 साल हैं वो प्री प्राइमरी एजुकेशन में मतलब इन्वेस्ट होंगे, जिसको मतलब जो प्राइवेट संस्था है उसको प्री प्राइमरी एजुकेशन या प्ले वे स्कूल जिसको बोलते हैं उसमें बच्चे पढ़ेंगे, और जब सरकारी संस्था है वहाँ पर आंगनवाड़ी में पढ़ाया जाएगा। तो आप सोच के देखिए दोस्तों भी, क्या बोलते हैं, प्री प्राइमरी और आंगनवाड़ी की जो एजुकेशन है क्या वो सेम होगी? कभी नहीं हो सकता। क्योंकि प्राइवेट जो एजुकेशन होती है, यानी कि प्री प्राइमरी एजुकेशन होगी जो प्राइवेट संस्था देगी, और जो आंगनवाड़ी की संस्था होगी वो कभी सेम हो नहीं सकता। जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई है, यानी जिस सरकार ने पॉलिसी बनाई है, वो कभी भी अपने बच्चों को आंगनवाड़ी नहीं भेजेंगे, आंगनवाड़ी बिल्कुल नहीं भेजेंगे। वो कहाँ भेजेंगे? प्री प्राइमरी एजुकेशन स्कूल्स यानी प्ले वे स्कूल, क्योंकि उनको पता है शिक्षा का स्तर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कौन है दोस्तों, जो कि मुझे बहुत बुरा लगा सोचकर। प्री प्राइमरी और आंगनवाड़ी का सिस्टम होना ही नहीं चाहिए था, एक ही सिस्टम होना चाहिए, प्री प्राइमरी या फिर आंगनवाड़ी, दैट इज़ इट। 2 सिस्टम रखोगे तो बच्चे का जो बेस है ना वही कमज़ोर है। अगर बच्चे का बेस कमज़ोर हो गया तो बॉर्नवीटा भी काम नहीं करेगा, ना ही हॉर्लिक्स काम करेगा। तो दोस्तों थर्ड डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो वो है लैंग्वेज बैरियर। सरकार ने ये तो सोच लिया है कि हर बच्चा अपनी मातृभाषा लोकल लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज में पढ़ेगा। बहुत अच्छा सोचा। इससे क्या होता ना, मतलब बच्चा कंफर्टेबल सा हो जाता है अभी मुझे किस भाषा में पढ़ना है। लेकिन दोस्तों ये तो बहुत अच्छा किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने इंग्लिश और हिंदी को मैंडेटरी ना बना करना, इसलिए उन्होंने मुझे लगता है, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, माफ़ करना व्यूअर्स, मुझे लगता है इंग्लिश और हिंदी को उन्होंने मैंडेटरी ना करके इन्होंने थोड़ी सी गलती की है। मैंडेटरी ना करके एटलीस्ट ना कुछ इस तरह से उन्होंने रेगुलेशन बना था भी आप हिंदी और इंग्लिश अगर पढ़ोगे तो उसके थोड़े से एक्स्ट्रा मार्क्स लगेंगे तो ज़्यादा बेटर होता। ऐसे क्या, वैसे मान लो बेशक हम इंडियंस हैं, हिंदुस्तानी हैं, हिंदू हैं, भारतीय हैं, लेकिन अगर जब हम केरल जाते हैं ना तो हमें हिंदी नहीं आती, केरल जाते हैं तो हमें केरल कन्नड़ा नहीं आता, वो हिंदी नहीं जानते, हम केरल कन्नड़ा नहीं जानते, ठीक है, हम इंग्लिश अच्छे से बोल नहीं पाते वहाँ पर, तो दिक्कत होती है। तो अगर इन्होंने हिंदी को मतलब मैंडेटरी किया होता ना, तो ऑब्वियसली हम भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, तो हिंदी तो सबको आनी चाहिए ना, चाहे वो केरल में रह रहा हो या पंजाब में रह रहा हो, असम रह रहा हो, बिहार में रह रहा हो या दिल्ली में रह रहा हो, कहीं भी, ठीक है ना, चाहे पाटलिपुत्र में रह रहा हो, ठीक है। तो हिंदी आनी चाहिए, हर हिंदुस्तानी को हिंदी आनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से अपनी मातृभाषा जो होती है, रीजनल लैंग्वेज, होम लैंग्वेज, उसको मैंडेटरी किया, बहुत अच्छा, लेकिन हिंदी को भी मैंडेटरी करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि आज केरल में जाते हैं तो वो पता क्या बोलते हैं, आप इंडिया से आए हो, व्हाट द हेल इज़ दिस, ये सुनकर बड़ा अजीब सा लगता है। मतलब आप कहाँ पर हो, इंडिया से बाहर हो क्या? हद होगी यार, मतलब इंडिया से आए हो। तो हिंदी उनको पता होना चाहिए भी हिंदी एक लैंग्वेज है, तो हिंदी मैंडेटरी होनी चाहिए थी यार, बहुत ज़रूरी था। मातृभाषा मैंडेटरी करो, हिंदी भी मैंडेटरी करो, यानी आप अपनी भाषा में पढ़ो, हिंदी भी पढ़नी पड़ेगी आपको, हिंदी पढ़नी चाहिए, क्योंकि आप जाने जाते हो हिंदुस्तान से, हिंदू हो आप, हिंदुस्तानी हो, तो हिंदी होनी चाहिए।
दूसरी मैं बात करता हूँ इंग्लिश की। तो दोस्तों इंग्लिश भी एक बहुत बड़ा पहलू है जिसको हम मतलब बहुत अच्छी लैंग्वेज है, बहुत अच्छी चीज़ मतलब कह सकते हैं, स्टडी है, लैंग्वेज भाषा है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, ना ही किया जाना चाहिए। हमें कहीं ना कहीं इंग्लिश को भी स्टार्टिंग से महत्वता देनी चाहिए। तो तीसरे में अगर बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश की हमें महत्वता ज़रूर देनी चाहिए दोस्तों। इन्होंने मातृभाषा पर जोर दिया है तो इंग्लिश पर भी जोर दिया जाना चाहिए। अगर बच्चा स्टार्टिंग से ही मतलब इसको मैंडेटरी नहीं बनाना चाहिए, लेकिन आप मतलब इस तरह से सिस्टमेटिक तरीके से काम कर मतलब इसको रेगुलेशन बनाना चाहिए कि बच्चा इंग्लिश को ना छोड़े, इंग्लिश भी पकड़ के रखे, ठीक है ना। तो बेशक मातृभाषा मैंडेटरी होती, हिंदी मैंडेटरी कर देते, इंग्लिश को इन्होंने कुछ इस तरह से रेगुलेशन बनाया ताकि इसको पकड़ के रखे, ताकि ना बच्चे इंग्लिश के साथ टच में रहे, एटलीस्ट टच में रहे। तो क्या है इनका फ्यूचर अच्छा सिक्योर होगा। तो आज इन्होंने मतलब 5th क्लास तक बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ने पर जोर नहीं दिया, ये ऑप्शन रखा हुआ है। जिससे क्या होगा दोस्तों, ये है अगर इंग्लिश स्टार्टिंग से ही नहीं होगी ना बच्चों के पास, तो वो ऑप्शनल होगी। तो जैसे ही 6th क्लास में जाएंगे या 9th क्लास मतलब 8th क्लास तक सोचा है इन्होंने भी, 8th क्लास तक कंटिन्यू करेंगे मातृभाषा में, 9th क्लास से शायद इंग्लिश कंपलसरी कर देंगे। तो क्या होगा, उस टाइम बच्चों पर ज़्यादा प्रेशर होगा, अचानक से इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश में किताबें, इंग्लिश में भाषाएं, फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ इंग्लिश में, तो मुश्किल हो जाएगी मेरे हिसाब से। मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे और उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा क्योंकि सब कुछ अचानक इंग्लिश में। अब सोचो एक बार आप सोचो आप गहरी नींद में सोए हो इंडिया में, अचानक नींद खुली तो आप निकले पाकिस्तान में, तो कैसा लगेगा, ये क्या हो गया। तो वही सेम बात होगी। तो इंग्लिश को मैंडेटरी नहीं तो एटलीस्ट कुछ इस तरह से रखना चाहिए ताकि बच्चे इंग्लिश ना छोड़ पाए। आप सोचो दोस्तों, अगर इंग्लिश किसी की अच्छी होती है, इंग्लिश में स्किल्स अच्छे होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल होते हैं, तो उसको बाहर में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, कोई भी अच्छी कंट्रीज़ में जाकर अपना भविष्य बना सकता है। इवन इंग्लिश कोई भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है हिंदी से कम इंग्लिश में बात करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, हिंदी एक अच्छी बात है, हिंदी होनी चाहिए, हिंदी तो मैंडेटरी होनी चाहिए, लेकिन इंग्लिश का भी ऑप्शन में कुछ ना कुछ रेगुलेशन होना चाहिए। अगर हम इंग्लिश की प्रेफरेंस ना देते तो हम जो google.com है, गूगल को सुंदर ऊंचाई ना मिल पाता। जो हमारे गूगल के CEO हैं वो इंडिया में उन्होंने पैदाइश है, लेकिन आज गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई। अगर उनको इंग्लिश ना आती तो आज गूगल के CEO ना होते। दूसरा हमारी कल्पना चावला है, वो नासा में एस्ट्रोनॉट थी, ठीक है। अगर उसको इंग्लिश ना आती, इंग्लिश में दिलचस्पी ना होती तो शायद वो आज नासा में ना होती। मतलब उस दिन, अब तो नहीं रही कल्पना चावला, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, अब वो नहीं रही, लेकिन वो नासा में ना जा पाते। तो इंग्लिश होना भी एक ज़रूरी है, मतलब होना चाहिए था यार। इसको सरकार को इसके बारे में सोचना था भी कि इंग्लिश को कैसे एडजस्ट करें ताकि बच्चा मातृभाषा और हिंदी के साथ इंग्लिश में भी टच रहे। तो ये तो मतलब मेरी थिंकिंग थी। ये कौन सा है सरकार का डिसएडवांटेज जो सोचना चाहिए। अभी भी टाइम है, सरकार अभी कानून नहीं बना है, अभी जैसे ये प्रस्ताव पास हुआ है इसके बारे में सोचा जा सकता है, देखते हैं क्या होता है, अभी तो टाइम है। अब दोस्तों हमने NEP 2020 के प्रोज़ कॉन्स की बात कर ली। अब मैं अपने इसमें ओपिनियन रखता हूँ, शायद आपको पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। अगर ना पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करके बताना भी मैंने क्या गलत बोला है। अच्छी बात उसको अगली बार सुधारूंगा, या फिर ऑब्वियसली मैं आगे आपके कमेंट्स को आगे ध्यान में रखूँगा। तो ओपिनियन की बात करें तो मैंने एग्ज़ाम्पल दी थी क्या बोलते 3 इडियट मूवी की। तो 3 इडियट मूवी में भी क्या होता है, जब भी बच्चा पैदा होता है तो उसके माँ बाप बोलते हैं मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, अकाउंटेंट बनेगा। तो ये चीज़ थोड़ा प्लीज़ माँ बाप से मेरी रिक्वेस्ट है, इस चीज़ को ध्यान में रखें कि बच्चों को पैदा होते सारा आप डॉक्टर इंजीनियर मत बनाएं, उनको उनकी स्ट्रीम में जाने दें, ठीक है। अगर मान लो आपकी कोई इच्छा है ना, तो उसको समझाएं, उसको उस माहौल में ढालें, रादर देन उनको फोर्स करेंगे मेंटली प्रेशर बढ़ेगा, कल कुछ ना कुछ दुर्घटना हो जाएगी जो कि आप ज़िंदगी भर पछताओगे। सो इसलिए हमेशा आपसे रिक्वेस्ट है, उनको समझो, बच्चों को अपने समझो भी वो क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करो, पढ़ो उनको भी क्या चाहते हैं आखिर वो। तो ये बहुत ही ज़रूरी दोस्तों, मेरे माँ बाप जितने भी माँ बाप देख रहे हैं, आने वाले बच्चों का उनका जो भविष्य है बहुत ही सिक्योर होगा अगर वो सोचेंगे इस तरह से। तो इसलिए हमेशा समझने की कोशिश करें भी बच्चे क्या चाहते हैं। 3 इडियट मूवी में भी यही चीज़ बताई गई कि रटना नहीं है, पढ़ना है, यानी कि आप माँ बाप आपने अपने बच्चों को पढ़ना है कि वो क्या चाहते हैं। सरकार भी 6th क्लास से वोकेशनल या स्किल डेवलपमेंट पर जोर दी है। क्योंकि बच्चे के अंदर जो कमियां हैं वो निकाल दे जाए, जो उसमें खूबियां हैं उसको उभारा जाए। एग्जांपल के तौर पे
अगर मान लो बच्चे ने कैमरा पकड़ा है, फ़ोटोग्राफी कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फ़ोटोग्राफ़र बनेगा और फ़ोटो खींचेगा बच्चों की, वही 2-4 हज़ार कमाएगा, 10 हज़ार, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ़ोटोग्राफ़र एक नेशनल लेवल पर उसकी इज़्ज़त होती है, उसको वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़र बन सकता है, उसकी कीमत बहुत होती है, पैसे मतलब बहुत मिलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर बच्चे को प्लम्बिंग में क्या बोलते हैं, अगर आपका बच्चा मतलब थोड़ा बहुत प्लम्बिंग में इंटरेस्ट लेता है, इलेक्ट्रिशियन में इंटरेस्ट लेता है, वेल्डर में इंटरेस्ट लेता है, तो उसके इंटरेस्ट को समझो, आखिर ऐसा क्यों इंटरेस्ट ले रहा है, मे भी उसकी इंटरेस्टिंग हो। तो इसमें बहुत फिश है दोस्तों। जर्मनी हो गया, कनाडा यूएस हो गया, इसमें जो स्किल्ड पर्सन होते हैं इनकी बहुत वैल्यू है, इवन आम पर्सन के बराबर गिना जाता है, चाहे बिजनेसमैन हो या कोई इंजीनियर डॉक्टर हो। अगर स्किल्ड पर्सन उनके सामने खड़ा हो गया तो सिर झुका जाता है, क्योंकि उनके पास हुनर है, हाथ का नॉलेज है, और हाथ का नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं होता। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है भी कभी अपने बच्चों पर प्रेशर डालें, फोर्स ना डालें, हमेशा उनको समझें, उनको समझाएं। अगर मान लो आपकी इच्छा कोई है या अपनी इच्छा अपनी पूरी करवाना चाहते हो, तो आप स्टार्टिंग से यानी स्टूडेंट से ऐसा इन्वायरमेंट पैदा कर दो कि ना वो उस इन्वायरमेंट में ढल जाएं। दूसरा मेरी ओपिनियन ये है कि जो दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं उन्होंने बहुत अच्छी बात की है, हाई रेगुलेटरी और लेस फंडेड। हाई रेगुलेटर की तो मैं कह नहीं सकता, देखो वो ज़्यादा डीप में गए हैं, लेकिन लेस फंडेड की बात यही है कि सरकार बोल रही है 6% ऑफ GDP इस पर खर्च करेंगे। तो मैंने पहले बताया है, जब तक कानून नहीं बनेगा 6% तो क्या 3 से ऊपर हो ही नहीं सकता। तो कानून बनेगा तभी कुछ होगा, देखते क्या होता है। अगर दिल्ली के डिप्टी सीएम आपसे कभी हेल्प मांगे तो प्लीज़ उनको जरूर वोट करो, मतलब इस मामले में, NEP के मामले में बहुत अच्छा सोचते हैं वो। शायद उन्होंने आज मैंने न्यूज़ सुनी है कि वो सरकार की ये बात तो मानेंगे, कुछ अपने हिसाब से भी हो दिल्ली में एजुकेशन को प्रमोट करेंगे अपने सिस्टम से। तो ये तो अल्टीमेट है, मतलब अच्छी बात है, हमें सोचना चाहिए। तो हमेशा उनका साथ दें। अगर आपको अच्छी लगे और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर करें, अगर कोई भी राय हो तो कमेंट जरूर दें, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर हो सके तो, ठीक है। अब हम एक चीज़ की और बात करते हैं, जो मेरा ओपिनियन है इस पर। सरकार ने इसमें कहीं भी ना जो टीचर्स की ट्रेनिंग होती है ना, उस पर जोर नहीं दिया गया है। यानी कि मैं ये समझता हूँ भी जब 6% ऑफ GDP खर्च रहे हैं तो 6% बहुत बड़ी अमाउंट होती है। आप सोच भी नहीं सकते कितनी बड़ी अमाउंट होती है 6%। तो 6% ऑफ GDP अगर खर्च रहे हैं तो सरकार को ये बोलना चाहिए था भी हमारे जो पूरे इंडिया के जो सरकारी स्कूल के टीचर्स हैं, उन हर स्टेट के, हर ज़िले के जो जितने भी सरकारी स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, उनमें से कुछ सिलेक्टेड जो अच्छे टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग के लिए US, कनाडा, सिंगापुर, जर्मनी, जो भी अच्छी कंट्रीज़ में जहाँ पर एजुकेशन पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं, वहाँ पर बच्चों समेत जो अच्छे बच्चेज़ हैं ना, चाहे किसी भी क्लास के बच्चे हों, ये हर क्लास के एक दो स्टूडेंट्स उठाकर और बच्चे समेत हर ज़िले के जो अच्छे स्कूल्स हैं वहाँ से टीचर्स और प्रिंसिपल को मतलब क्वार्टर में एक बार या फिर साल में 1 से 2 बार या मतलब उन बच्चों समेत जाना चाहिए, ताकि वहाँ का सिस्टम समझ पाए भी आखिर बाहर में जो स्टडीज़ हो रही हैं, प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, आखिर क्या हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, ताकि इम्प्लीमेंट में ना कमी ना रह जाए। अगर जहाँ इम्प्लीमेंट में कमी रहेगी ना तो बस जो एजुकेशन सिस्टम आज है ना वही तभी रहेगा, बस ये नाम की चीज़ें रह जाएंगी। तो सरकार को इसकी तरफ जरूर सोचना चाहिए कि टीचर्स को बाहर भेजा जाए, बाहर के एजुकेशन सिस्टम की तरफ समझाया जाए भी आखिर कैसे हो रही है, उनको ट्रेनिंग दी जाए अच्छे से अच्छे। क्योंकि जब वेल टीचर होंगे, वेल ट्रेंड होंगे, तभी हमें पढ़ा पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं पढ़ा पाएंगे। ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है दोस्तों, जो कि सरकार को समझना चाहिए, मेरी राय थी। आप क्या सोचते हैं इस चीज़ के बारे में, प्लीज़ कमेंट में जरूर बताएं। कोई भी राय जरूर बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि शायद आप मेरी राय से सहमत हो या नहीं। लास्टली मैं अगर जाते वीडियो में अगर बात करूँगा तो मैं यही बात करूँगा कि जो भी हो रहा है ना NEP में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। एटलीस्ट बदलाव तो आ रहे हैं, चेंजेस तो आ रहे हैं, पुराना सिस्टम तो नहीं चल रहा है। चाहे 34 साल बाद आ रहे हैं, आ तो रहे हैं, कोई बात तो कर रहा है, इम्प्लीमेंटेशन कोई बात कर रहा है। नहीं तो पिछले 34 साल से तो बस बातें चल रही थी, इम्प्लीमेंटेशन की तो दूर की बात थी। अब इसको इम्प्लीमेंट करना है। बेशक इसकी इम्प्लीमेंटेशन शायद 2022-23 के पहले सत्र में हो जाएगी, या कुछ लोग बोलते हैं 2030 में। मैं अच्छे से अभी तक कोई क्लियर नहीं हो पाया। चलो एटलीस्ट आपके बच्चों का जो फ्यूचर है वो बिल्कुल सिक्योर है। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, कभी भी बच्चों पर फोर्स ना करें, उनको समझें, जितना समझेंगे आपके लिए बेटर है। अगर समझ गए ना तो समझो उनकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो बस फ़िलहाल दोस्तों मैं इस वीडियो में इतना ही।
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो को अच्छी लगी तो मेरी मेहनत को लाइक करके अपना प्यार दें। अगर कोई भी राय है कमेंट करके अपना ज़रूर बताएं, कोई भी सुझाव हो ज़रूर बताएं कमेंट में। लास्टली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं अच्छी और इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो ऐसे ही लाता रहूँगा आपके लिए। तब तक के लिए मिलते हैं ब्रेक के बाद एक अच्छी उम्मीद के साथ।